नमस्कार दोस्तों, आज मीडिया का पायदान 142 से खिसककर 150वें पायदान पर पहुंच चुका है। चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करने और फिर इच्छा शासन का वरदान प्राप्त करके अनिश्चित काल तक हुकूमत में बने रहने का फॉर्मूला काफ़ी सस्ता और आसान हो गया है। हुकूमतों की मदद से संपदा का असीमित विस्तार करने में माहिर साबित हो चुके 2, 4 या 10, 20 उद्योगपतियों को कोई भी सत्तारूढ़ दल अगर अपने नियंत्रण में ले ले तो फिर यही लोग दलालों के जरिए मीडिया की मंडी से कुछ बड़े समूहों को सरकारों के लिए खरीद लेते हैं और अंत में उनमें काम करने वालों में से कुछ चुने हुए समर्पित पत्रकारों के आत्मघाती दस्ते देश और दुनिया के करोड़ों लोगों को वही सब कुछ दिखाएंगे जिससे उनकी सत्ता बनी रहे। मीडिया की ये हरावल दस्ते किसी धर्म विशेष का प्रचार करने, धार्मिक उन्माद फैलाने, मॉब लिंचिंग की घटनाओं को उत्सवों में परिवर्तित करने, दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने, दो देशों के बीच युद्ध करवाने और इस सब के परिणाम स्वरूप होने वाली तबाही के बाद शांति के प्रहरी बनकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वालों के अग्रदूतों की भूमिका भी विनम्रता पूर्वक निभाते हैं। उद्योगपतियों और मीडिया मालिकों का छोटा सा समूह अगर ठान ले कि बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टी के उसके लाखों कार्यकर्ताओं की वैचारिक जरूरत को खत्म करके उन्हें एक ऐसी अनियंत्रित भीड़ में बदल सकता है जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन के मौन की स्वीकृति से प्रतिरोध की छोटी से छोटी आवाज़ भी कुचल देने की क्षमता रखती है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जिस मीडिया की नकारात्मक भूमिका के चलते दंगे भड़कते हैं और निर्दोष लोगों की जाने जाती है, वही मीडिया बाद में पुलिस और प्रशासन की इस बात की आलोचना करता है कि वह नफरत फैलाने वाली घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से अक्षम साबित हुआ है। सरकारें उसकी दलीलों को मान भी लेती है और अखबारों के पाठकों और राष्ट्रीय चैनलों के खबरों के प्रति ईमानदारी और विश्वसनीयता के प्रति पाठकों को दर्शकों और भ्रम काफ़ी हद तक टूटकर संदेह में तब्दील हो चुका है। उनका बचा हुआ भरोसा भी सरकारी इंजीनियरों द्वारा बनाए गए पुलों की तरह होता है जो आने वाले समय में वह ध्वस्त हो जाता है। धार्मिक द्वेष फैलाने में सक्षम मीडिया के एक वर्ग की ताकत की चर्चा की जाए तो 8 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान की कांग्रेस सरकार की पुलिस एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर को आंखों देखे कानों सुने आरोपों के बावजूद राज्य की सीमा से लगी दिल्ली और नोएडा से गिरफ्तार कर पाने में अपने आप को अक्षम पाती है। वहीं दूसरी ओर एक अन्य घटना में एक भाजपा शासित राज्य की पुलिस हजारों किलोमीटर की दूर जाकर भाजपा शासित प्रदेश से किसी ऐसे आरोप में जिसे अदालत द्वारा अयोग्य ठहरा दिया जाता है, एक प्रमुख विरोधी नेता को पकड़कर ले जाने में सफल हो जाती है। एंकर अंतरिम राहत पाने में सफल हो जाता है पर सरकार उसके खिलाफ ऊपर की कोर्ट में अपील नहीं करती है। सरकारों को इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि नफरत फैलाने के आरोपों में भी कार्रवाई किस मीडिया कंपनी और राजनीतिक दल का संरक्षण पा रहे हैं, किस कर्मचारी के खिलाफ की जानी है। जनता की समझ में अब आ गया है कि मीडिया के जरिए धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाने का व्यवसाय किसी एक एंकर की बस की बात नहीं है। यह मीडिया संस्थानों की मदद से समाज में धार्मिक नफरत फैलाने का काम इस समय अरबों की राशि के निवेश वाले एक बड़े उद्योग की शक्ल ले चुका है। कांग्रेस पार्टी जिस उद्योग की जरूरत वो अपने 70 साल के शासन काल में नहीं समझ पाई, वही सिर्फ 6-7 सालों उसके सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अपवादों को छोड़ दे तो मीडिया और सत्ता के बीचों रास्ता को लेकर जिस तरह की राजनीति आज चल रही है उसमें कोई भी एक टीवी चैनल या मीडिया संस्थान अकेला नहीं है। जब भी कोई जहांगीरपुरी या अलवर होता है तो नफरत फैलाकर धार्मिक ध्रुवीकरण करने का अभियान पहले मीडिया के एक वर्ग द्वारा शुरू किया जाता है और फिर बाकी सब के बीच टीआरपी बटोरने की होड़ मच जाती है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में बुलडोजरों के इस्तेमाल से कथित अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई, अलवर में एक प्राचीन मंदिर को स्थानीय स्वायत्त संस्था की कथित सहमति से गिराए जाने की घटना के बाद हुई थी। दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था पर एंकर द्वारा कार्यक्रम इस तरह प्रस्तुत किया गया कि मंदिर गिराने की घटना जहांगीरपुरी की कार्रवाई का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया। धार्मिक तनाव को बढ़ावा देने और वाले अपुष्ट और प्रयोजित समाचार की प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते हैं कि अल्पसंख्यकों की दहशत के कारण बहुसंख्यक वर्ग के लोग अपने मकान बेच रहे हैं और एक बड़ी संख्या में खरगोन छोड़कर दूसरे शहरों में पलायन कर रहे हैं। 2-4 दिन बाद इन अखबारों के पन्नों से खरगोन पूरी तरह से गायब हो जाता है और आम आदमी की जरूरत से जुड़े मुद्दे
कि एक स्थान पर धार्मिक उत्तेजना फैलाने वाले विषयों को चुनकर जिस तरह की बहसें चैनलों पर आयोजित की जाती हैं, उनमें जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, उन्हें देखकर सुनकर यही समझ में आता है कि मीडिया संस्थानों ने सांप्रदायिक द्वेष और नफरत फैलाने के काम की सुपारी ले रखी है। मुख्य धारा की मीडिया का एक प्रभावशाली वर्ग अमन के नाम पे नफरत बांटने वाले कार्यक्रम चला रहा है। जनता को भ्रम हो रहा है कि चैनलों द्वारा जो कुछ भी अप्रिय या नफरत फैलाने वाला दिखाया जा रहा है, उसके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला एंकर ही अकेला दोषी है। कठपुतलियों को हैंडलर मान लेने की गलती की जा रही है। कभी भी यह बाहर नहीं आ पाता है कि नफरत की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है और निर्देशन कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। अभी यह भी तय होना बाकी है कि मीडिया संस्थानों द्वारा स्वेच्छा से अपनी आज़ादी सत्ता के हाथों सौंप देने और सरकारों द्वारा मीडिया की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के बीच कितना फर्क रह गया है। स्क्रिप्ट्स या फ्रंटियर्स नामक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता के लिए एक पतन के लिए सिर्फ सरकार को ही दोषी ठहराया है। संस्थान ने यह नहीं बताया कि अपनी आज़ादी सरकार को बेच देने वालों मामले मीडिया स्वयं कितना जिम्मेदार है।